तो दोस्तों स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें आज हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट किया था और उससे पहले प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया था। उन सब का भी वेटेज सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और सभी वीडियो में से किसी का भी अगर आपको PDF चाहिएगा तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको सब चीज़ का PDF मिल जाएगा। डायरेक्ट MCQ स्टार्ट करने से पहले आइए एक नज़र देख लेते हैं कि आधुनिक भारत में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक को डील करना है। मध्यकालीन इतिहास करचूरी शासन से समाप्त होता है 1740-41 के आसपास। उसके बाद मराठा शासन स्टार्ट होता है, तो जिसमें हम मराठा काल पढ़ेंगे 1741 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। मराठा काल भास्कर पंत के आक्रमण से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सूबा शासन प्रणाली पढ़ेंगे। सूबेदारी व्यवस्था वेंकोजी भोसले ने 1788-1818 तक चलाया था। नेक्स्ट उसके बाद मराठा प्रशासन को देखेंगे कि मराठा का प्रशासन कैसे था। मराठा कालीन व्यवस्था देखेंगे। ब्रिटिश संरक्षण में मराठा शासन 1818 से 1830 तक। इस समय मराठा जो है ब्रिटिश के अधीन रह के कार्य करते हैं, अपना शासन करते हैं। उसके बाद पुनः मराठा शासन देखेंगे, जिसमें ब्रिटिश के द्वारा रघुजी तृतीय को पुनः मराठा शासक बना दिया जाता है। 1830 ईस्वी से 1854 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। अब मराठा का कुछ खास रोल नहीं रहेगा, अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश जो है शासन करेंगे। 1854 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है। मराठा शासन का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। ये सन और कालक्रम से भी एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद MCQ को चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, जो वीर नारायण सिंह ने स्टार्ट किया था, जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद हनुमान सिंह का विद्रोह 1858 में होता है। इनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। फिर 1861 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक की घटनाएं देखेंगे। इस समय अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। फिर होम रूल आंदोलन देखेंगे। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 को देखेंगे। फिर महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा 1920 में होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920। फिर देखेंगे हम सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 का आंदोलन। स्वराज दल का गठन देखेंगे। झंडा सत्याग्रह देखेंगे। 1915 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक की घटनाएं देखेंगे। दोस्तों ये इंडेक्स से आपका समरी बन जाता है कि कैसे कैसे आधुनिक भारत होता है, कौन कौन से विद्रोह होते हैं, तो इस इंडेक्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। इससे आपको फुलफिल करने में आसानी होगा अंदर का डेटा। नेक्स्ट देखेंगे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, जो 1930 से स्टार्ट होता है। जंगल सत्याग्रह 1930। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण 1932 में एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्रथम चरण कब था, द्वितीय चरण कब से स्टार्ट हुआ। फिर महात्मा गांधी का द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा देखेंगे। 1933 में फिर से छत्तीसगढ़ का यात्रा करते हैं। 1932 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक की घटनाएं देखेंगे, महत्वपूर्ण घटनाएं। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे 1940 ईस्वी में। फिर आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। रायपुर षड्यंत्र केस होता है 1942 में। रायपुर डायनामाइट केस 1942 में। सुधीर मुखर्जी इस केस से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट रहेगा दुर्ग जिला के कचहरी में आगजनी की घटना 1942 में जो होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब का डिटेल अगर अभी बताने लग गया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसलिए MCQ के साथ साथ इसका डिटेल जरूर देखिएगा। संविधान सभा का गठन देखेंगे 1946 में। उसमें जो ये केंद्र में संविधान सभा का गठन होता है, छत्तीसगढ़ में क्या इफेक्ट पड़ता है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन संविधान सभा में भाग लेते हैं, उसको देखेंगे। फिर ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 का देखेंगे, आज़ादी के बाद। फिर रियासत का विलय 1948 में रियासतों का विलय होता है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का केंद्र से विलय, उसको देखेंगे। और विविध क्वेश्चन देखेंगे जो इस इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा आधुनिक भारत का MCQ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मराठा काल 1741 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन होता है वो छत्तीसगढ़ में दो बार दो अलग अलग तरीके से होते हैं। छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो 1741 से 1758 तक रहता है। फिर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन होता है
जो 1758 से लेकर 1818 ईस्वी तक चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए रघुजी प्रथम, ऑप्शन बी भास्कर पंत, ऑप्शन सी विट्ठल पंत, ऑप्शन डी दिनकर पंत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी भास्कर पंत हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति भास्कर पंत था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर सन 1741 ईस्वी में आक्रमण किया। भास्कर पंत के आक्रमण के दौरान राज्य में रघुजी प्रथम का शासन था। नागपुर राज्य में रघुजी प्रथम का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो अभी ऊपर व्याख्या में देखे थे हम 1741 ईस्वी में किया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? मतलब नागपुर में किस भोसला शासक का शासन था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए रघुजी प्रथम, ऑप्शन बी रघुजी द्वितीय, ऑप्शन सी रघुजी तृतीय, ऑप्शन डी अप्पा साहेब। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुजी प्रथम का नागपुर पर शासन था जब भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैहय कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? कलचुरी वंश को ही हैहय वंश भी कहा जाता था। इस वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया थे, भोसले थे, होयसल थे या होलकर थे? कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा थे भोसले। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। कथन को पढ़ के हमको सही उत्तर चुनना है। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो पहले कथन को देखिएगा, सही चुनना है कि गलत उसको देखिएगा। कई बार जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलत कथन को चुनना रहता है और हम सही को लगा देते हैं। तो आइए पहला कथन देखते हैं। नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रत्नपुर पर आक्रमण किया। तो क्या ये सही है? तो ये सही है, भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। दूसरा कथन, रतनपुर राज्य की सेना में मराठों से युद्ध किया। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तो ये कथन गलत है। उस समय रतनपुर का राजा था रघुनाथ सिंह, उसने मराठों से युद्ध नहीं किया था। तीसरा कथन, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। ये भी गलत है, उसने युद्ध नहीं किया तो वो मरा भी नहीं। तो हमारा सही कथन हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन मतलब कथन एक, वो दिया है ऑप्शन नंबर ई। तो हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। व्याख्या, रतनपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने सन 1741 को रतनपुर पर आक्रमण किया, लेकिन भास्कर पंत ने तत्कालिक कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह से युद्ध नहीं किया, बल्कि भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को अप्रत्यक्ष शासन संचालन का अधिकार दिया। अप्रत्यक्ष शासन संचालन मतलब यहाँ रघुनाथ सिंह राजा रहेंगे लेकिन मराठों का भी शासन रहेगा। तो इस तरीके से मराठों का अप्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? प्रत्यक्ष रूप से कब मराठों ने छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन बी 1740, ऑप्शन सी 1758, ऑप्शन डी 1764। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी 1758 हो जाएगा। भीमबाजी भोसले ने 1758 में छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन थे? कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद प्रथम मराठा शासक कौन थे? ऑप्शन ए भास्कर पंत, तो ये गलत है, ये तो नहीं थे, ये तो सेनापति थे। दूसरा रघुजी भोसले, ये भी नहीं थे। तीसरा बिम्बाजी भोसले, तो बिम्बाजी भोसले जो थे यहाँ के प्रथम मराठा शासक थे। आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड प्रथम मराठा शासक कौन है, तो बिम्बाजी भोसले, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 17 दिसंबर 1797 ईस्वी में, ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1787 ईस्वी में, ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1797 ईस्वी में, ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम था? वैसे तो बिम्बाजी भोसले की 3 पत्नी थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। ऑप्शन में देखते हैं इन तीनों में से किसका नाम दिया है। तो ऑप्शन ए में ही आनंदीबाई का नाम दिया है, तो ये सही हो जाएगा। वाष्टा देवी नहीं थी, राधाबाई नहीं थी, बेजाबाई नहीं थी, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या में वही दिया है जो मैं बता दिया हूँ। बिम्बाजी की 3 पत्नी थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। तीनों की अलग अलग कहानी है, इसको देखेंगे आगे क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर में राम मंदिर निर्माण कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए व्यंकोजी भोसले, ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन सी महिपत, ऑप्शन डी केशव गोविंद। हमारा आंसर ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। व्याख्या, बिम्बाजी भोसले द्वारा रतनपुर में निम्नलिखित स्थापत्य का निर्माण किया। पहले राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया, दूसरा संगमेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, तीसरा खंडोबा मंदिर का निर्माण कराया, चौथा लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। इस तरीके से 4 मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए। उस किले का नाम क्या था? मोहम्मद खां जो है वो सैन्य सेवा में अच्छे थे, तो बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने उन्हें एक किले में 5 क्षेत्र दिए थे। उस किले का नाम क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए विजयगढ़, ऑप्शन बी मालिनगढ़ किला, ऑप्शन सी पेंड्रागढ़ किला, ऑप्शन डी कैदागढ़ किला, ऑप्शन ई मदनगढ़ किला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई मदनगढ़ किला। व्याख्या, मोहम्मद खान तारन को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने मदनगढ़ किले के क्षेत्र में निम्न 5 स्थान दिए थे। पहला था अकलतरा, दूसरा टिकरदा, तीसरा खरौद, चौथा मदनपुर, 5वां लवन। इस तरीके से 5 क्षेत्र दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी दीवान था। बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी दीवान कौन था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए मेघू पंडित, ऑप्शन बी भास्कर पंत, ऑप्शन सी खंडोजी, ऑप्शन डी घोड़ो महादेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घोड़ो महादेव। घोड़ो महादेव प्रशासकीय अधिकारी दीवान थे बिम्बाजी भोसले के। व्याख्या, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान घोड़ो महादेव था, जो राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। पहला कथन है, बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा प्रशासक थे। तो ये कथन सही है, ये स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा प्रशासक थे। कारण, उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ को जीता। तो ये कारण गलत है। बिम्बाजी भोसले ने नहीं जीता, भास्कर पंत ने जीता था, और उस टाइम जो शासक थे रघुजी प्रथम थे। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन सत्य है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। याद रखना, सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, बिम्बाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। तो ये कथन सही है, ये स्वतंत्र शासक थे, नागपुर कोई हिस्सा नहीं भेजते थे। दूसरा, बिम्बाजी ने
छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की, तो ये गलत है। बिंबाजी ने कमाविजदारों की नियुक्ति नहीं की थी, जबकि सूबेदार विठलराव दिनकर ने परगना के प्रमुख के रूप में कमाविजदार की नियुक्ति की थी। तो हमारा कथन एक सही है, दूसरा गलत है। तो देखते हैं, एक और दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, दोनों सही नहीं है इसलिए सिर्फ एक गलत है, तो एक तो सही है इसलिए ये भी नहीं होगा। सिर्फ दो गलत है और एक और दो दोनों गलत है, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ दो गलत है और एक सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कन्फ्यूजिंग ऑप्शन था लेकिन आप समझ सकते हो, इस तरीके के भी ऑप्शन पूछ सकता है। व्याख्या, बिंबाजी छत्तीसगढ़ के से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, जबकि सूबा शासन के तहत विठलराव दिनकर ने परगना प्रमुख के रूप में कमाविजदार की नियुक्ति की थी। विठलराव दिनकर ने, याद रखना, ये भी याद रखें, विठलराव दिनकर जो है दूसरे सूबेदार थे। छत्तीसगढ़ का पहला सूबेदार कौन था? महिपतराव दिनकर था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। आनंदीबाई बिंबाजी भोसले की पत्नी थी, तो वो किसके किसके समकालीन थी उसको देखते हैं। तो इसमें दिया है सबसे पहले बिंबाजी, तो ये सही है, बिंबाजी की पत्नी थी तो उनके समकालीन थी। दूसरा दिया है परसोजी, तो ये परसोजी नहीं थे, ये गलत है। ये परसोजी जो है आनंदीबाई की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए आते हैं और ये रघुजी द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट देखते हैं चिमड़ जी, तो चिमड़ जी जो थे ये भी थे, ये आनंदीबाई के दत्तक पुत्र थे। चिमड़ जी आनंदीबाई के दत्तक पुत्र थे और मुधो जी के जैविक पुत्र थे, तो ये भी इसके समकालीन थे। और व्यंको जी भी आनंदीबाई के समकालीन थे। व्यंको जी चिमड़ जी का भाई था। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही हो जाएगा। जो दिया है ऑप्शन डी, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्न मराठा शासकों की समकालीन थी। पहले बिंबाजी 1758 से 1787 तक, फिर चिमड़ जी 1787 से 88 तक, फिर तीसरा व्यंको जी भोसले 88 से लेकर 1811 तक थे और 1801 के आसपास आनंदीबाई की मृत्यु हो जाती है और 1811 के बाद परसोजी आते हैं, तो परसोजी नहीं थे। नेक्स्ट, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो अभी ऊपर व्याख्या में हमने देखा है, पहला मुधो जी, तो मुधो जी तो नहीं थे। दूसरा बिंबाजी थे, चिमड़ जी थे और व्यंको जी थे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये यहाँ ऊपर जो देखे थे वही है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अवधि दिया गया है और सूची 2 में छत्तीसगढ़ के मराठा शासक दिएंगे। तो कौन से अवधि में कौन से मराठा शासक थे वो देखना है। तो पहला दिया है 1758 से 1787 तक, तो इस समय पहले जो मराठा शासक थे बिंबाजी वो थे, तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। फिर दूसरा है 1787 से 88 तक, ये 1 साल ही बस रहते हैं, वो चिमड़ जी रहते हैं, चिमड़ जी। तो हमारा इसमें बा का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। उसके बाद चिमड़ जी की हत्या रघुजी द्वितीय द्वारा करवा दी जाती है। तीसरा 1788 से 1811 तक, फिर व्यंको जी रहते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है 1816 से 1818 तक अप्पा साहेब भोसले रहते हैं। अकॉर्डिंग हमारे आ का जो है दूसरा है और आ का दूसरा हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ दिया है सन 1758 से लेकर 1787 में बिंबाजी, 1787 से 88 में चिमड़ जी भोसले, फिर 1788 से लेकर 1811 तक व्यंको जी भोसले, 1816 से लेकर 1818 तक अप्पा साहब भोसले थे। नेक्स्ट है सूबा शासन का प्रणाली। सूबा शासन प्रणाली से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। सूबा शासन की व्यवस्था जो है व्यंको जी भोसले ने 1788 से 1818 में
छत्तीसगढ़ के शासन के दौरान किया था। वेंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ में आने का इच्छा नहीं था, इसलिए वो नागपुर में रहते हुए सूबादारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करते हैं और पहले सूबेदार का नियुक्ति छत्तीसगढ़ में 1788 से 1790 के आसपास करते हैं और पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन ए जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन बी सामंती प्रथा, ऑप्शन सी सूबा शासन, ऑप्शन डी स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सूबा शासन। मराठा शासनकाल में सूबा शासन स्टार्ट किया गया था। व्याख्या। मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने 1788 से 1818 ईस्वी की अवधि में सूबा शासन व्यवस्था स्थापित किया। इसके तहत राज्य संचालन के लिए सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। सूबेदार वास्तव में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे। मराठा प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे। वास्तव में क्या होता था, वेंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ आने की इच्छा ही नहीं थी, फिर भी रघुजी द्वितीय उनको भेजते हैं तो वो सूबादारी व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। वेंकोजी भोसले नागपुर में ही रहते हैं और यहाँ सूबेदारों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को डैश के रूप में जाना जाता था। तो उस प्रतिनिधि को सूबेदार के रूप में जाना जाता था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? ऐसे टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बस वर्ड को घुमा दिया जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है? छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है। तो देखते हैं ऑप्शन ए बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ अधिकार। तो ये गलत है। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ पर अधिकार नहीं किया था, भास्कर पंत ने किया था और उस समय शासन था रघुजी प्रथम का, जो बिंबाजी के पिता थे। दूसरा, वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था। तो ये सही है। अगर ये सही है तो हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। चिमरजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण नहीं करवाए थे। पुरुषाजी भोसले छत्तीसगढ़ अंग्रेजों को सौंपा नहीं। तीसरा, अप्पा साहेब भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, ये भी गलत। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन थे? तो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, प्रथम सूबेदार कौन होते हैं? महिपत राव दिनकर थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दूसरे सूबेदार जो है विट्ठल राव दिनकर थे। हमारा आंसर ऑप्शन ए। व्याख्या। मराठा शासन के अंतर्गत सूबा शासन व्यवस्था के अधीन निम्न सूबेदार थे। पहले थे महिपत राव दिनकर 1788 से 1790। दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर 1790 से 1796। तीसरे सूबेदार भवानी कालू 1796 से 1797। चौथे सूबेदार केशव गोविंद 1797 से 1808। पांचवा सूबेदार बीकोजी पिंडरी एवं हीरो कललकुर, ये 1808 से 1809 तक थे। फिर नेक्स्ट थे बीकाजी गोपाल 1809 से 1817 तक। फिर थे सखाराम एवं सीताराम 1817 से 1817 में। फिर नेक्स्ट थे यादव राव दिनकर 1817 से 1818 तक। इन सब की अलग अलग अच्छी अच्छी कहानी है, शायद हमको आगे क्वेश्चन में देखने मिलेगा। इसको याद करने के लिए बस आप इसके स्टार्टिंग के पहले नाम को ही बोलना, महिपत, विट्ठल राव, भवानी, केशव, बीकोजी, बीकाजी, सखाराम, यादव। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, पहला ही वर्ड याद रहेगा तो आगे का भी याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूबेदार श्री विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल था। विट्ठल दिनकर या विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल क्या था? तो ये छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के
सूबेदार थे और इनका कार्यकाल ऊपर हमने देखा था 1790 से 1796 तक था। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी नहीं सी हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? सूबेदारों का मुख्यालय कौन से स्थान पे था? तो ये मुख्य रूप से रतनपुर से संबंधित है, तो इनका मुख्यालय भी रतनपुर होगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? फॉरेस्टर जो थे यूरोपीय यात्री थे, जो किस सूबेदार के शासनकाल में आया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर, ऑप्शन बी विट्ठल राव दिनकर, ऑप्शन सी केशव गोविंद, ऑप्शन डी बीकाजी भोसले। तो हमारा ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महिपत राव दिनकर के शासन समय में फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आया था। व्याख्या, यहाँ सूबेदार प्रमुख दिया गया है और यूरोपीय यात्री। तो पहला महिपत राव दिनकर, इसके समय में मिस्टर लैंकी आए थे और फॉरेस्टर आए थे 1790 में। दूसरे महिपत राव दिनकर, ये फॉरेस्टर उन्हीं का ही बताया गया है। तीसरा विट्ठल राव दिनकर, मिस्टर ब्लंट आए थे 1795 में। चौथे थे केशव गोविंद, कोलब्रुक आए थे इनके शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महिपत राव दिनकर के समय में मिस्टर लैंकी और फॉरेस्टर आए थे। विट्ठल राव दिनकर के समय में मिस्टर ब्लंट आए थे और केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आए थे? ऊपर व्याख्या में हमने देखा था विट्ठल राव के समय में मिस्टर ब्लंट आए थे 1795। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? तो अभी बताया गया था 1795 में आए थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? हमारा आंसर ऑप्शन ए केशव गोविंद हो जाएगा। केशव गोविंद के शासनकाल में कोलब्रुक यूरोपीय यात्री आया था, ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो अभी ऊपर का ही क्वेश्चन है, फिर से उसको घुमा के दे दिया है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था, या ये कहेगी पिंडारियों का आक्रमण हुआ था? तो कौन से सूबेदार के समय में हुआ था? ऑप्शन ए बीकाजी गोविंद, ऑप्शन बी भवानी कालू, ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर, ऑप्शन डी विट्ठल दिनकर। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीकाजी गोपाल के समय में पिंडारियों का आक्रमण हुआ था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में बीकाजी गोपाल के शासनकाल के समय 1806 से 1810 पिंडारियों की गतिविधियां अपनी पराकाष्ठा पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1806 से 1810, ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? आंसर होगा हमारा यादव राव दिनकर, ऑप्शन ए, ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? जो मराठा सूबेदार जब बने हुए थे तब उनकी क्या उपलब्धि थी, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष, तो ये सही है। महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष करते हैं स्टार्टिंग में। दूसरा केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण से रक्षा की, तो ये भी सही है, केशव गोविंद ने पिंडारियों के आक्रमण से रक्षा की थी। तीसरा बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, ये भी सही है। ऑप्शन डी विट्ठल दिनकर परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये भी सही है और इम्पॉर्टेंट भी है। परगना व्यवस्था का आरंभ किसने किया? तो विट्ठल दिनकर ने किया। ऑप्शन ई सखाराम हरि
बस्तर जमींदारी पर आक्रमण किया, तो ये गलत है। और हमें क्या गलत है, सुमिलित नहीं है, उसको बताना था। तो ऑप्शन ई सुमिलित नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। व्याख्या, सखाराम हरि ने केवल कुछ माह शासन किया था तथा इसके शासनकाल में बस्तर जमींदारी पर आक्रमण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संघर्ष में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि थे, तो ये भी गलत है, प्रतिनिधि नहीं थे, उनके अधीन थे। तीसरा, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी था, तो ये सही है, उनके अधीन काम करते थे इसलिए अधिकारी था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, ज्ञातव्य है कि महिपाल राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। सूबेदारों की नियुक्ति नागपुर के भोसला शासकों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर को चुनना है, याद रखना। पहला कथन, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपाल राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथ में थी, तो ये सही है। पहले सूबेदार के समय में शासन की सारी शक्ति आनंदीबाई के हाथ में होती थी। दूसरा, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, ये भी सही है। तीसरा, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपाल राव दिनकर के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। सूबेदार विट्ठल दिनकर के प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की थी, तो वही चीज़ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन ए, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया, तो ये सही है। दूसरा, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किए, तो ये गलत है। बिंबाजी भोसले ने नहीं किया था सूबा शासन व्यवस्था प्रारंभ। तो कमेंट में आप बताइए किसने किया था, ऊपर हमने देखा था। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें असत्य कथन को चुनना था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2। सूची 1 छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार थे है और सूची 2 में उनकी घटनाएं थी, तो उसको सुमेलित करना है। पहला, महिपाल राव, तो महिपाल राव के समय में क्या हुआ था, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ में यात्रा हुई थी, तो इसका आ का जो रहेगा दूसरा रहेगा। दूसरा, विट्ठल राव दिनकर, इसके समय में ब्लंट ने छत्तीसगढ़ में यात्रा किया था, तो इसका हो जाएगा चौथा, जेटी ब्लंट। तीसरा, केशव गोविंद, इसके समय में कोलब्रुक आया था छत्तीसगढ़ में, तो इसका पहला हो जाएगा। बीकाजी गोपाल, सरगुजा रियासतों में उत्तराधिकार का प्रश्न था, तो ये था इसका। तो आ का जो रहेगा चौथा, आ का जो रहेगा दूसरा और बा का जो रहेगा चौथा, तो इसके अकॉर्डिंग बी और सी हो रहे हैं। केशव गोविंद का पहला, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये व्याख्या में वही दिया है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे। पहला, भास्कर पंत, तो ये भास्कर पंत यहाँ के सूबेदार नहीं थे, ये तो सेनापति थे रघुजी प्रथम के, तो ये गलत होगा। दूसरा, केशव गोविंद, ये थे सूबेदार। दूसरा, विट्ठल दिनकर, ये भी सूबेदार थे। तीसरा, बीकोजी गोपाल, ये भी सूबेदार थे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ वही चीज़ दिया हुआ है, 1787 से लेकर 1818 तक सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। सूबा शासन काल की घटनाओं को दिया गया है, तो उसमें से कौन सा बात असत्य है ये बताना है, सत्य नहीं असत्य को। पहला, इस काल में राजधानी रतनपुर थी, तो ये सही है, राजधानी रतनपुर थी। दूसरा, इस काल में कमाविजदार पद था,
तो ये भी सही है। मराठा काल में कम आविष्दार पद था परगना के लिए। तीसरा, इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, तो ये गलत है। ब्रिटिश अधिकारी कनिंघम इस राज्य में नहीं आए थे। नेक्स्ट, इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था, तो ये भी सही है। नागपुर के भोसला वंश का इस राज्य पे शासन था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा तीसरा बस गलत है, जो हमारा ऑप्शन सी है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो असत्य है वो बताना था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए। पहला बीकाजी गोपाल, दूसरा महिपतराव दिनकर, तीसरा विट्ठलराव दिनकर, चौथा केशव गोविंद। तो ये चारों ही हुए थे। इनके कालक्रम को दर्शाने वाला सही उत्तर चुनिए, मतलब पहले कौन आया था वो देखना है। तो पहले था महिपतराव दिनकर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए में ही दूसरा दिया है। फिर तीसरा विट्ठलराव, फिर केशव गोविंद, फिर ये बीकाजी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ वही दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा सूबेदारों के नाम कालानुक्रम सजाएं। फिर वैसे ही क्वेश्चन है। पहला दिया है केशव गोविंद, दूसरा दिया है जदूराव यादवराव दिवाकर, तीसरा विट्ठलराव दिनकर, चौथा भीकाजी गोपाल। तो इसमें दूसरे नंबर के थे, तो ये विट्ठलराव दिनकर पहले हो जाएगा, फिर केशव गोविंद, फिर हो जाएंगे भीका गोपाल, फिर जदूराव यादव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ नीचे इसका व्याख्या दिया है, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है मराठा प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन कि मराठा काल में प्रशासन कैसे थे। तो इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हुई तो आप लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। थैंक यू।